नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। मैं राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से डॉक्टर अनीता शर्मा से आचार्य राजनीति विज्ञान आप सबका स्वागत करते हुए इस टॉपिक पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के विधान शास्त्री थे, जिसने 1832 में अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित थे और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना, परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उस उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ऐसा ऑस्टिन का मानना है। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचारों का विश्लेषण इस प्रकार से स्पष्ट किया और कुछ विशेषताएं निर्धारित की। यानी जो पैराग्राफ अपन अभी पढ़ रहे हैं उसमें उनका कहना था कि परंपरा और कानून में अंतर होता है। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। कानून, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, विधि के नाम से जानते हैं, कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। परंपराओं का अनुपालन एक बारगी ना भी किया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी दंडित नहीं किया जाता, और कानून की अनुपालना न करने पर दंड का विधान होता है। कानून समाज को निर्देशित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित करते हैं, कर्तव्यपरायण बनाते हैं, जबकि परंपरा व्यक्ति के विश्वास से, निष्ठा से जुड़ा हुआ पहलू है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की कुछ विशेषताएं जो निर्धारित की वो इस प्रकार से हम बता रहे हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राजनैतिक समाज अथवा राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनैतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य। यानी लेखक ने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। संप्रभुता किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकती है, किंतु यह जरूरी नहीं है या यह आवश्यक रूप से हम नहीं कह सकते कि संप्रभुता एक व्यक्ति में ही हो या अनेक व्यक्ति में हो। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, देवीय इच्छा, जनमत, मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती है। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। यानी लेखक ने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। बाद में इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी हुई। इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता।
यानी ये अपने आप में श्रेष्ठ है और कोई अन्य इसके अपने ढंग से कोई पालन इसके नहीं करवा सकता, ऐसा मानना है ऑस्टिन का। निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा ही बात नहीं। ऑस्टिन का विचार है निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और श्रेष्ठ होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह से हम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भोगी होता है। यानी जो आदेश हमारी सर्वोत्तम सत्ता ने दे दिया, शक्ति ने दे दिया, उसे हमें अनुपालन करना ही होगा। सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है, यह एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। ऑस्टिन ने जो व्याख्या की है संप्रभुता की, वो कुछ अलग हटके है। वो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को एक शक्ति प्रदान करने के फेवर में है। वह अन्य किसी शक्तियों को स्वीकार ही नहीं करता, संप्रभुता को स्वीकार ही नहीं करता। जैसे सामान्य इच्छा, जैसे प्राकृतिक कानून, जैसे देवीय इच्छा, जैसे जनमत या मतदान, ये जो भावात्मक प्रतीक हैं, उसका कहना है संप्रभुता इसमें निहित नहीं होती। जबकि अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो पहलू हैं, इनमें भी सार्वभौमिक शक्ति या संप्रभुता पाई जाती है, निहित होती है, जिससे मानव समाज का संचालन होता है। ऑस्टिन के सिद्धांतों की आलोचना हुई और आलोचना भी उन लेखकों ने की जिन्होंने बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इन प्रयासों में लेखकों ने कहा, जैसे सर हेनरी मैन हैं, ब्राइस हैं, बलंसली हैं, जेम्स स्टीफेन हैं, इन लेखकों ने इसकी कटु आलोचना की। उनका कहना था समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। किस तरह से खोज पाना कठिन है, उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्य युग में भी यह निश्चय करना कठिन था संप्रभु समाज है या राज्य। सामंती युग में भी सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था। वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों में संविधानों में संप्रभु को निश्चित करना कठिन है। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऑस्टिन ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उससे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं कहा जा सकता। लीकोक ने स्पष्ट किया कि संप्रभु या प्रभुत्व, राज्य तथा कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया है, यह पूर्वी जनजातियों पर लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक लेखक और बोल रहे हैं, कह रहे हैं, समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता। यानी ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की व्याख्या की, उसकी ये लेखक आलोचना कर रहे हैं। यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। यानी ऑस्टिन के बारे में लेखक कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं कि लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। क्योंकि लोक प्रभुता में तो हम ये पढ़ाते हैं कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, फिर सरकार बनती है, फिर सरकार के द्वारा संप्रभुता का पालन करते हुए आदेश निर्देश अनुपालित करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ लेखकों ने ये स्पष्ट किया कि मैकाइवर ने अपनी पुस्तक आधुनिक राज्य में लिखा, ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनैतिक जीवन पर ही लागू होती है,
क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। यानी प्रैक्टिकली व्यवहार में ऑस्टिन के सिद्धांत को स्वीकार करने से लेखकों ने इनकार किया। कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में इस बात का प्रतिपादन किया कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं। यह गलत है। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसे सही नहीं कहा जा सकता। संप्रभुता ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं होता। इसके साथ साथ परंपरागत प्रथाएं, न्याय संबंधी निर्णय, वैधानिक टीकाएं, औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह लेखकों ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जैसे भारतीय विद्वान कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा, धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम और प्रथाएं तथा राज्य के आदेश कानून के स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही रूप में इन्होंने इसकी व्याख्या की। मैकाइवर का कथन अगर हम देखें तो राज्य को किसी रीति रिवाज का विनाश करने या बदलने की तनिक भी शक्ति नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित करता है। यानी लेखकों ने स्पष्ट किया कि संप्रभु के आदेश ही कानून नहीं है, कानून के अन्य स्रोत भी होते हैं जिसके आधार पर समाज का, संस्था का, परिवारों का संचालन होता है। ऑस्टिन का यह कथन भी असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है। यानी ऑस्टिन ने कहा संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता को अविभाज्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से स्पष्ट है कि संप्रभुता भी विभाजित होती है। सब्जेक्ट बांटे जाते हैं, काम बांटे जाते हैं, फिर उन विषयों पर काम करना होता है, डिसीजन लेना होता है, आदेश देना होता है, निर्देश देना होता है, अनुपालना करवानी होती है। तो हम इसको अविभाज्य कैसे कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में संघात्मक राज्यों के अंतर्गत जो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है, कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में भी संप्रभुता के अविभाज्य तत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, संघ राज्यों में संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में निहित रहती है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्ता के विकेंद्रीयकरण में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि संप्रभुता को विभाजित किया जाता है, यानी काम को बांटकर अधिकार, दिशा निर्देश, आदेशों की अनुपालना के लिए सर्वोत्तम सत्ता को यह संप्रभुता दी जाती है। शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादन में ऑस्टिन ने शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है और उसका कहना है शक्ति ही सत्य है, लेकिन केवल भय के आधार पर किसी शासन व्यवस्था का संचालन कर लिया जाए, ये व्यवहार में स्पष्ट या संभव नहीं हो सकता। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय के कारण नहीं, वरन इस कारण भी करती है कि कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। उनके पालन में जनता का कल्याण निहित होता है। हम कैसे कह सकते हैं केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्य है? लोकप्रिय शासन, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय उत्तरदायित्व के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उसमें भय और शक्ति ही मान्य नहीं, वरन बहुत सारे पहलू हैं जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संप्रभुता असीमित नहीं है।
ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि संप्रभुता का सबसे पहला लक्षण ही असीमितता और निरंकुशता है, लेकिन आलोचक कहते हैं ऐसा नहीं है। उनका कहना है राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से, आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति से तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। यानी राज्य भी मर्यादित होकर काम करने वाली एक संस्था है। उसके ऊपर संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता को केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा, प्रांत द्वारा, जिले द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा, प्रत्येक सत्ता में या प्रत्येक स्तर पर जन सहभागिता के द्वारा नियमों के अनुरूप मर्यादित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है कि आलोचनाओं के आधार पर व्यवहार में संप्रभुता, असीमितता पर निम्नलिखित प्रतिबंध होते हैं। यानी संप्रभुता पर भी कुछ प्रतिबंध हैं और वो व्यवहारिक हैं, बिल्कुल, जैसे नैतिक प्रतिबंध, जैसे रीति रिवाजें तथा परंपराएं, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अन्य समुदाय। ये पहलू अपने आप में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि संप्रभु शक्ति जो है वो मनमानिता नहीं कर सकती। उस पर स्वयं अनेक मर्यादाएं उसे सीमित करती हैं। जो समाज का स्ट्रक्चर है, उस समाज के स्ट्रक्चर के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, अनेकता में एकता के आधार पर, धर्मपरायण राष्ट्र में सभी के धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना, नैतिकता के आधार पर काम करना। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जनमत की शक्ति को तभी हासिल किया जा सकता है जब जनहितकारी कार्यों को मानव के मनोविज्ञान के अनुकूल कार्य किया जाए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। हर संभव तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है राज्य। तो राज्य अपने आप में बहुत अधिक सर्वोच्च है और उसके आदेशों की अनुपालना करना अनिवार्य है और नहीं करोगे तो दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे बहुत व्यवहारिक पहलू भी निहित होते हैं, संतुलित करने वाले पहलू भी निहित होते हैं। पूर्णतः ऑस्टिन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक अपने आप में महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे हम कहें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। मान लीजिए सदस्य राष्ट्र XYZ, कोई भी राज्य, कोई भी सरकार या राष्ट्र जो है उस संगठन से जुड़ा हुआ है और उसका जो चार्टर है, उसका जो विधान है, उसका जो संविधान है, जिसमें सब मिलकर काम करने के लिए एक संकल्प लेते हैं, तो कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या राष्ट्र विशेष ये नहीं कह सकता मैं इसको नहीं मानूंगा। आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाओं के संचालन में अनेक ऐसे पहलू हैं जो संप्रभुता को असीमित अधिकार नहीं देती। संप्रभुता को संतुलन में रखकर, व्यवस्था में रखकर ही कार्य करना पड़ता है, ऐसा आलोचकों का मानना है, ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण भी कहता है। नमस्कार।